नमस्कार। आज हम राज्य सरकार की मशीनरी के बिल्कुल केंद्र में चलेंगे। बात करेंगे राज्य मंत्री परिषद की। ये वो इकाई है जो असल में राज्य का शासन चलाती है, जिसके इर्द गिर्द आप कह सकती हैं राज्य की पूरी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था घूमती है। हमारी ये गहरी पड़ताल आधारित है एम लक्ष्मीकांत की जानी मानी किताब इंडियन पॉलिटी के उन हिस्सों पर जो राज्य मंत्री परिषद की बनावट, शक्तियों और कामकाज को काफी विस्तार से समझाते हैं। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि संविधान इस मंत्री परिषद के बारे में क्या कहता है, मंत्री कैसे चुने जाते हैं, उनकी जवाबदेही क्या है और ये पूरी व्यवस्था असल में काम कैसे करती है। हम देखेंगे कि ये काफी हद तक केंद्र की संसदीय प्रणाली जैसी ही है, लेकिन राज्यों के अपने खास पहलू भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 इसकी रूपरेखा तय करते हैं। चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। ये समझना वाकई अहम है कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में ये मंत्रिपरिषद कैसे राज्यपाल को सलाह देती है और कैसे राज्य के प्रशासन का पहिया घूमता है। हम सिर्फ संवैधानिक नियमों पर ही नहीं, बल्कि उनके जो व्यावहारिक पहलू हैं उन पर भी गौर करेंगे, ताकि तस्वीर पूरी तरह साफ हो। तो शुरुआत करते हैं संवैधानिक आधार से। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को उनके काम में मदद और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ये तो सीधी बात लगती है। हाँ, पर इसमें एक पेंच है। मतलब ये मदद और सलाह उन कामों पर लागू नहीं होती जहां संविधान राज्यपाल को अपने विवेक यानी अपनी समझ से फैसला लेने की छूट देता है। और अगर कभी ये सवाल उठे कि कोई मामला राज्यपाल के विवेक के दायरे में आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। उसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी राज्यपाल के पास कुछ विशेष अधिकार है जहां वो मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। अच्छा, सही कहा। और एक और बेहद महत्वपूर्ण बात इसी अनुच्छेद में है कि मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इसकी जांच कोई भी अदालत नहीं कर सकती। ये राज्यपाल और मंत्रियों के बीच के भरोसे और गोपनीयता के रिश्ते को दिखाता है। इसी से जुड़ा 1974 का शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जिन मामलों में राज्यपाल को विवेक से काम नहीं करना, वहां उन्हें मंत्री परिषद की सलाह माननी ही होगी। जहां संविधान राज्यपाल की संतुष्टि की बात करता है, वो उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं, बल्कि मंत्रिपरिषद की संतुष्टि है। ये समझना जरूरी है। ये बहुत अहम है, क्योंकि ये संसदीय व्यवस्था के मूल सिद्धांत को मजबूत करता है कि असली कार्यकारी शक्ति चुनी हुई सरकार में है। अब आते हैं अनुच्छेद 164 पर, जिसमें मंत्रियों से जुड़े कई और नियम हैं। हाँ, अनुच्छेद 164 कई बातें तय करता है। पहली, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यानी राज्यपाल अपनी मर्जी से मंत्री नहीं चुन सकते, मुख्यमंत्री की सिफारिश जरूरी है। अच्छा, और क्या मंत्री बनने के लिए विधायक या विधान पार्षद होना जरूरी है? शुरुआत में नहीं, नियुक्ति के समय नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है जो उस समय विधानमंडल का सदस्य ना हो, लेकिन हाँ, उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद अगर राज्य में है तो उसका सदस्य बनना ही होगा, चाहे चुनाव से या मनोनयन से। अगर वो 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ये बाध्यता है। एक बात जो अक्सर चर्चा में रहती है वो है मंत्रियों की संख्या। क्या इस पर कोई रोक है या कितने भी मंत्री हो सकते हैं? पहले नहीं थी, लेकिन हाँ, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने इस पर एक सीमा लगा दी। अब किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 15%? हाँ। साथ ही एक न्यूनतम संख्या भी तय की गई है। कम से कम 12 मंत्री मुख्यमंत्री को मिलाकर होने चाहिए। ये शायद छोटे राज्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। हाँ, छोटे राज्यों के लिए जरूरी होगा। इस 15% वाली सीमा का क्या असर हुआ होगा, मतलब प्रैक्टिकली? इसका एक बड़ा असर तो ये हुआ कि जो जंबो मंत्रिमंडल बन जाते थे, बहुत बड़े बड़े, उन पर रोक लगी। खासकर गठबंधन सरकारों में ये बहुत होता था। इससे सरकारी खजाने पर बोझ कम हुआ और शायद थोड़ी प्रशासनिक कुशलता भी बढ़ी। इसी 91 संशोधन ने एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी। अगर किसी विधायक या विधान पार्षद को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो वो मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। अच्छा, ये भी है? हाँ, ये राजनीतिक स्थिरता बढ़ाने की एक कोशिश है। और इन मंत्रियों के पद यानी रैंक के बारे में संविधान कुछ कहता है, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ये सब?
नहीं, संविधान मंत्रियों की रैंक या उनकी श्रेणियां तय नहीं करता। ये मुख्यमंत्री तय करते हैं, जरूरत और राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से। आमतौर पर जैसा केंद्र में होता है, राज्यों में भी 3 तरह के मंत्री होते हैं। पहला, कैबिनेट मंत्री। हाँ। ये सबसे अहम विभागों के मुखिया होते हैं, यस। जैसे गृह, वित्त, शिक्षा। कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा लेते हैं और नीतियां बनाने में इनकी मुख्य भूमिका होती है। असल सत्ता आप कह सकते हैं इन्हीं के हाथ में होती है। ठीक है। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। इनको या तो किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार मिल सकता है या फिर उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ काम करने के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री अपने विभाग के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं, लेकिन आमतौर पर कैबिनेट बैठकों में तभी जाते हैं जब विशेष रूप से बुलाया जाए। ओके। और तीसरे होते हैं उपमंत्री। इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलता। ये कैबिनेट या राज्य मंत्रियों की मदद के लिए होते हैं, उनके प्रशासनिक और संसदीय कामों में हाथ बटाते हैं। इन सब के ऊपर मुख्यमंत्री होते हैं, कभी कभी उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर राजनीतिक जरूरत होती है। संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। समझ गए। अच्छा, मंत्री बनने पर शपथ भी लेनी होती होगी? हाँ, बिल्कुल। पद संभालने से पहले राज्यपाल हर मंत्री को 2 शपथ दिलाते हैं, एक पद की और दूसरी गोपनीयता की। पद की शपथ में संविधान के प्रति निष्ठा, देश की एकता अखंडता बनाए रखने और बिना भेदभाव के अपना कर्तव्य निभाने का वचन होता है। और गोपनीयता की शपथ ये सुनिश्चित करती है कि मंत्री सरकारी कामकाज की गोपनीय बातें बाहर न करें, सिवाय तब जब कर्तव्य निभाने के लिए जरूरी हो। और इनके वेतन भत्ते ये कौन तय करता है? ये राज्य का विधानमंडल तय करता है, समय समय पर कानून बनाकर। उन्हें विधायक या विधान पार्षद वाला वेतन भत्ता तो मिलता ही है, साथ में पद के हिसाब से कुछ अतिरिक्त भत्ते, मुफ्त आवास, यात्रा सुविधाएं वगैरह भी मिलती हैं। एक और अनुच्छेद का जिक्र हुआ था, 177, मंत्रियों के कुछ अधिकारों की बात करता है, वो क्या है? हाँ, ये दिलचस्प है। अनुच्छेद 177 कहता है कि हर मंत्री को राज्य की विधानसभा और अगर है तो विधान परिषद की कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार है। वो किसी भी विधानमंडल समिति का सदस्य बन सकता है और उसकी बैठकों में भाग ले सकता है, भले ही वो उस सदन का सदस्य ना हो जहां समिति की बैठक हो रही है। लेकिन वोट? हाँ, वोट वो सिर्फ उसी सदन में दे सकता है जिसका वो सदस्य है। ये स्पष्ट है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो संसदीय व्यवस्था की जान है, मंत्रियों की जिम्मेदारियां, खासतौर पर सामूहिक जिम्मेदारी। ये सुनने में तो बड़ा भारी सिद्धांत लगता है। ये सिर्फ भारी नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था का आधार है। अनुच्छेद 164 साफ कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका सीधा मतलब है कि पूरी मंत्री परिषद एक टीम है। अपने हर काम के लिए, हर फैसले के लिए वो संयुक्त रूप से विधानसभा के सामने जवाबदेह है। एक कहावत है ना, साथ तैरेंगे या साथ डूबेंगे। साथ डूबेंगे का मतलब अगर विधानसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा, सबको। इसमें वो मंत्री भी शामिल हैं जो शायद विधान परिषद के सदस्य हों। यहां तक कि अगर सिर्फ मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें तो भी पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा मान लिया जाता है। अच्छा। हाँ, ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को विधानसभा भंग करके नए चुनाव कराने की सलाह दे सकती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर मंत्रिपरिषद विधानसभा का विश्वास खो चुकी है तो राज्यपाल ये सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सामूहिक जिम्मेदारी है, ये सिर्फ विधानसभा के प्रति जवाबदेही नहीं बल्कि अंदरूनी एकजुटता भी है, मतलब टीम वाली बात। बिल्कुल। कैबिनेट का कोई भी फैसला सभी मंत्रियों पर, सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही नहीं बाकी राज्य मंत्री, उपमंत्री, सब पर बाध्यकारी होता है, भले ही बैठक में उन्होंने उस पर असहमति जताई हो। हर मंत्री का फर्ज है कि वो कैबिनेट के फैसले के साथ खड़ा रहे, सदन के अंदर भी और बाहर भी उसका बचाव करे। अगर कोई मंत्री किसी फैसले से इतनी असहमत है कि वो उसका बचाव नहीं कर सकता तो सिद्धांत ये कहता है कि उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सिद्धांत सरकार को एक आवाज में बोलने की ताकत देता है। सही। ये तो हुई सामूहिक जिम्मेदारी, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होती है। कोई मंत्री अपने काम के लिए अकेले भी जिम्मेदार होता है। हाँ, अनुच्छेद 164 में ही व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत भी छिपा है। ये कहता है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, सुनने में लगता है कि राज्यपाल जब चाहे हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यवहार में इसका मतलब है
कि राज्यपाल किसी मंत्री को तभी हटा सकते हैं जब मुख्यमंत्री ऐसा करने की सलाह दें। अगर मुख्यमंत्री किसी मंत्री के काम से खुश नहीं है या उसकी राय से सहमत नहीं है, तो वो उसे इस्तीफा देने को कह सकते हैं या राज्यपाल से उसे हटाने की सिफारिश कर सकते हैं। ये मुख्यमंत्री को अपनी टीम पर नियंत्रण रखने और सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का एक जरिया देता है। तो असल कंट्रोल मुख्यमंत्री का ही है। हाँ, व्यवहारिक रूप से। एक सवाल और, क्या मंत्रियों की कोई कानूनी जिम्मेदारी भी होती है? जैसे मैंने सुना है ब्रिटेन में होता है कि राजा के हर काम के लिए कोई ना कोई मंत्री जिम्मेदार होता है कानूनन। जांच नहीं कर सकती कि मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी। इसलिए मंत्रियों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राजनीतिक है, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के जरिए राज्यपाल के प्रति, कानूनी नहीं। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अच्छा, सरकार का कामकाज कैसे चलता है, इसके लिए भी संविधान में नियम है, जैसे अनुच्छेद 166? हाँ, अनुच्छेद 166 कामकाज के संचालन के तरीके बताता है। 3 मुख्य बातें हैं इसमें। पहली, राज्य सरकार के सारे कार्यकारी काम राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, मतलब सारे सरकारी आदेश उन्हीं के नाम पर निकलते हैं। और दूसरी बात, इन आदेशों को कैसे प्रमाणित किया जाएगा, मतलब ऑथेंटिकेट किया जाएगा, इसके नियम राज्यपाल बनाते हैं। और एक बार सही तरीके से प्रमाणित हो जाने के बाद इस आधार पर आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये राज्यपाल ने नहीं बनाया, ये निष्पादित नहीं किया। अच्छा। और तीसरी बात, राज्यपाल ही सरकार का काम आसान बनाने के लिए और मंत्रियों के बीच काम बांटने के नियम बनाते हैं, सिवाय उन मामलों के जहां राज्यपाल को अपने विवेक से काम करना है। और अनुच्छेद 167 वो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की बात करता है। ये तो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच एक पुल का काम करता होगा। एकदम सही कहा आपने। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के 3 मुख्य कर्तव्य बताता है, जो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। पहला, मंत्रिपरिषद ने प्रशासन और कानून बनाने से जुड़े जो भी फैसले लिए हैं, उनकी जानकारी राज्यपाल को देना। दूसरा, प्रशासन और कानून बनाने से जुड़े जो भी जानकारी राज्यपाल मांगे, वो उन्हें उपलब्ध कराना। ठीक। और तीसरा, अगर राज्यपाल चाहें तो किसी ऐसे मामले को जिस पर किसी एक मंत्री ने फैसला ले लिया है लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, उसे पूरी परिषद के सामने विचार के लिए रखवाना। ये एक तरह से चेक और बैलेंस है और सामूहिक विचार विमर्श को सुनिश्चित करता है। आपने शुरू में कैबिनेट का जिक्र किया था। ये मंत्री परिषद से अलग कैसे है और इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए, मंत्रिपरिषद तो एक कह सकते हैं एक बड़ी बॉडी है जिसमें सभी तरह के मंत्री, कैबिनेट, राज्य, उप शामिल होते हैं। लेकिन कैबिनेट इसका दिल है, या कह लीजिए नाभिक, न्यूक्लियस। ये एक छोटी, ज्यादा शक्तिशाली इकाई है जिसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिनका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं। यही असल में राज्य सरकार की सत्ता का केंद्र है। सत्ता का केंद्र। हाँ, राज्य की सबसे बड़ी नीतियां यहीं बनती हैं, सबसे अहम फैसले यहीं लिए जाते हैं। ये सरकार का मुख्य नीति निर्धारक निकाय है, सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण है और मुख्य समन्वय करने वाला निकाय भी। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार भी यही है और किसी भी संकट की स्थिति में सबसे पहले यही सक्रिय होता है। बड़ी नियुक्तियों से लेकर विधानमंडल में पेश होने वाले विधेयकों और बजट तक सब पर कैबिनेट की छाप होती है। इतने सारे काम, तो क्या कैबिनेट ये सारा काम खुद ही करती है, मतलब हर छोटी बड़ी बात पर? नहीं, इतना सारा काम अकेले करना और हर पहलू पर गहराई से जाना मुश्किल है। इसलिए कैबिनेट अपने काम को आसान और प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट समितियों का सहारा लेती है। कैबिनेट समितियां? हाँ, ये समितियां स्थायी भी हो सकती हैं, जो हमेशा रहती हैं, और तदर्थ या अस्थायी भी, जो किसी खास काम के लिए बनती हैं और काम खत्म होने पर भंग हो जाती हैं। मुख्यमंत्री जरूरत के हिसाब से ये समितियां बनाते हैं। इनकी संख्या, नाम, संरचना सब बदलती रहती है। ये समितियां किसी मुद्दे पर गहराई से विचार करती हैं, कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार करती हैं और कई बार तो खुद ही फैसले भी ले सकती हैं। हालांकि कैबिनेट उनके फैसलों की समीक्षा कर सकता है। इससे काम का बोझ बढ़ता है और विशेषज्ञता का फायदा मिलता है। तो कुल मिलाकर राज्य मंत्री परिषद, जिसकी धुरी मुख्यमंत्री और कैबिनेट है, ही राज्य की असली कार्यकारी ताकत है। ये विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह है, जो संसदीय लोकतंत्र का मूल है। संविधान ने एक ढांचा दिया है, लेकिन मंत्रियों का चुनाव, उनकी संख्या, विभागों का बंटवारा और असल कामकाज काफी हद तक मुख्यमंत्री के नेतृत्व और उस समय के राजनीतिक हकीकत पर निर्भर करता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के सिद्धांत कैसे मिलकर काम करते हैं। साथ ही राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं और मंत्रिपरिषद की सलाह,
इनके बीच का संतुलन राज्य के प्रशासन का एक नाजुक मगर अहम पहलू है। वो जो 91वां संशोधन था ना, जिसने मंत्रियों की संख्या तय की, वो भी इसी संतुलन को साधने और राजनीतिक स्थिरता लाने का एक प्रयास था, जिसके अपने फायदे हैं और शायद कुछ सीमाएं भी हैं। निश्चित तौर पर आज की इस चर्चा से ये साफ होता है कि राज्य स्तर पर सरकार कैसे काम करती है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं और सीमाएं क्या हैं। ये जानकारी हम सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि यही व्यवस्था हमारे रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करने वाली नीतियाँ बनाती है और उन्हें लागू करती है। जाते जाते एक सवाल आपने सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। ये जो 91वां संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार पर 15% की ऊपरी सीमा और कम से कम 12 सदस्यों की शर्त लगाई, क्या वो भारत जैसे विविधता भरे देश में हर राज्य की अपनी अनोखी प्रशासनिक जरूरतों, भौगोलिक फैलाव और राजनीतिक जटिलताओं के साथ हमेशा न्याय कर पाती है? क्या छोटे राज्यों के लिए 12 की सीमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व देती है, या बड़े राज्यों के लिए 15% की सीमा कभी विकास या प्रशासन में बाधा बन जाती है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमेशा सोचने और बहस करने की गुंजाइश बनी रहती है।